Welcome to my class on steps of scientific method। वैज्ञानिक पद्धति के चरण के बारे में इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। इसके पहले अपने लेक्चर में मैंने वैज्ञानिक पद्धति के बारे में आपको समझाया था। विज्ञान क्या होता है इसके बारे में भी बताया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम इस लेक्चर में देखेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति किन चरणों के द्वारा गुजरती है या इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। लुंडबर्ग नामक समाजशास्त्री ने वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरणों का वर्णन किया है। उनका मानना है कि ये 4 चरण इस प्रकार हैं। पहला, कार्यशाली प्रकल्पना का निर्माण। कार्यशील प्रकल्पना का निर्माण, इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम कोई भी अनुसंधान प्रारंभ करते हैं तो उस अनुसंधान की शुरुआत में ही हमें एक काम चलाओ अनुमान या सामान्यीकरण स्थापित करना पड़ता है जिस दिशा में वह अनुसंधान आगे बढ़ता है। प्रकल्पना एक प्रस्थापना भी होती है जिसका परीक्षण किया जाना बाकी होता है, या यूं कह सकते हैं यह एक काम चलाऊ सामान्यीकरण होता है जिसके आधार पे अनुसंधान का कार्य आगे बढ़ता है और जिसका परीक्षण किया जाना बाकी होता है। दूसरा चरण है अवलोकन एवं तथ्यों का आलेखन। जब हम अपनी विषय वस्तु से संबंधित प्रकल्पना का निर्माण कर लेते हैं तो फिर उससे संबंधित तथ्यों को एकत्रित करने के लिए हमें उन तथ्यों का अवलोकन करना पड़ता है और अवलोकन के साथ साथ उनका आलेखन या उनको नोट करते जाना होता है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण चरण है लुंडबर्ग के अनुसार। तीसरा, संकलित तथ्यों का वर्गीकरण। जो भी तथ्य हम वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से एकत्रित करते हैं उनको उनकी विशेषताओं या लक्षणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटने का प्रयास करते हैं जिसे हम तथ्यों के वर्गीकरण के रूप में जानते हैं। और उन्होंने जो चौथा महत्वपूर्ण चरण बताया है वो है सामान्यीकरण का, यानी कि इस स्टेप में आकर हम अनुसंधान से संबंधित एक सामान्यीकरण या निष्कर्ष के आधार पर पहुंचते हैं जिसे हम सिद्धांत भी कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति को या इसके चरणों को और ठीक से स्पष्ट करते हुए पीवी यंग ने इसके 6 चरणों के बारे में बताया है। उनका पहला चरण है अध्ययन हेतु समस्या का चुनाव। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें एक समस्या या एक विषय का चुनाव करना होता है अनुसंधान के पहले। ये पहला सबसे महत्वपूर्ण चरण है। और जब हम किसी समस्या का या किसी विषय का अपने अध्ययन के लिए चुनाव कर लेते हैं तो उससे संबंधित प्रकल्पना का, कार्यशील प्रकल्पना का निर्माण करना होता है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि प्रकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है।
या यह एक ऐसी प्रस्थापना होती है जिसका परीक्षण किया जाना बाकी होता है। अर्थात यह एक काम चलाऊ अनुमान है और यह दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। फिर पीवी यंग के अनुसार तीसरा महत्वपूर्ण चरण है वैज्ञानिक प्रविधियों की सहायता से घटना या समस्या का अवलोकन। अब जब हमने प्राकल्पना का निर्माण कर लिया तो हमें उस विषय से संबंधित या उस समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिक प्रविधियों की सहायता लेनी पड़ती है और हमें उनका चयन करना पड़ता है कि किन प्रविधियों के माध्यम से हम तथ्यों की जानकारी हासिल करेंगे। फिर चौथा जो महत्वपूर्ण चरण है वह है संकलित तथ्यों का आलेखन। जब हमने तथ्यों का अवलोकन कर लिया तो उसके बाद जो महत्वपूर्ण चरण है वह है इन तथ्यों का आलेखन या इन तथ्यों को अपनी भाषा में अपनी अनुसंधान की सुविधा के अनुसार नोट करना या लिखना या आलेखन करना आवश्यक होता है। और पांचवा महत्वपूर्ण चरण है तथ्यों का विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण। विभिन्न तथ्यों में जो हम एकत्रित करते हैं उनमें गुण धर्म के आधार पर कुछ न कुछ समानताएं होती हैं, अतः उन्हें विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर लेना अनुसंधान के उद्देश्य से महत्वपूर्ण होता है। इसके द्वारा हमें विभिन्न चरों या विभिन्न तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने में सहायता मिलती है। और जो छठा चरण उन्होंने बताया वो है वैज्ञानिक सामान्यीकरण का, यानी कि जब हमने तथ्यों को विभिन्न वर्गों में बांटकर उनके आपसी सहसंबंधों को स्थापित करने में सफलता पाली होती है तो हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं या एक सामान्यीकरण की स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसे हम सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये पीवी यंग के द्वारा बताए गए 6 महत्वपूर्ण चरण हैं। आगे और स्पष्ट करते हुए हम वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों को विभिन्न समाज वैज्ञानिकों के द्वारा जो बताए गए हैं उन सब का सार प्रस्तुत करते हुए इस रूप में देख सकते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति के ये महत्वपूर्ण चरण हैं। सबसे पहला है समस्या का चुनाव। किसी भी अध्ययन के लिए हमें समस्या या विषय का चुनाव करना सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। हमारा अध्ययन क्या होगा, हम किस विषय पर अनुसंधान करेंगे, उसी पे निर्भर करता है हमारी आगे की सारी जो खोज है या जो अनुसंधान है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण चरण है अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण। जब हमने किसी विषय का चयन कर लिया या किसी समस्या का चुनाव कर लिया तो उसके पीछे हमारे क्या उद्देश्य हैं इस अध्ययन को करने के लिए, या हमारा अनुसंधान किन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ेगा, यह वैज्ञानिक पद्धति का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है। फिर तीसरा महत्वपूर्ण चरण है प्राकल्पना का निर्माण। जैसा कि पूर्व में भी समाज वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया कि प्राकल्पना का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति के लिए बहुत महत्वपूर्ण चरण है और इसके बगैर हम अनुसंधान को आगे ठीक से नहीं बढ़ा सकते। यानी कि अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए प्राकल्पना का होना आवश्यक है। फिर चौथा महत्वपूर्ण चरण है अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाई का निर्धारण। जब हमने प्राकल्पना का भी निर्माण कर लिया तो हमें अपने अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाई का चयन करना होता है। अर्थात हम किस क्षेत्र में और किन इकाइयों का अध्ययन करेंगे, इसको अनुसंधान में स्पष्ट करना होता है।
फिर 5वां चरण है अध्ययन पद्धतियों एवं यंत्रों का चुनाव। जब हमने अपने विषय वस्तु का निर्धारण कर लिया, उसके उद्देश्यों, प्राकल्पना का भी निर्धारण कर लिया और क्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाई का भी निर्धारण कर लिया, तो जो सबसे अगली महत्वपूर्ण कड़ी है या चरण है वो है अध्ययन पद्धतियों एवं यंत्रों का चुनाव। अब हम किन विधियों, किन पद्धतियों अथवा किन यंत्रों का इस्तेमाल करेंगे तथ्यों को एकत्रित करने के लिए, यह निर्धारित करना भी महत्वपूर्ण चरण है। उदाहरण के लिए हम मान लिया कि गरीबी का अध्ययन करना चाहते हैं, तो इसके लिए कई विधियां हो सकती है, जैसे प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन वगैरह वगैरह। अब इनमें से जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त विधि है उसका चयन हम अनुसंधान को ध्यान में रखते हुए करते हैं। फिर छठा महत्वपूर्ण चरण है अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन। जब हमने अपने अध्ययन की पद्धतियों या यंत्रों का चुनाव कर लिया, तो उसके बाद तथ्यों को एकत्रित करने के लिए अवलोकन का सहारा लेना होता है और उन तथ्यों का संकलन करना होता है। ये छठा महत्वपूर्ण चरण है वैज्ञानिक पद्धति का। फिर 7वां महत्वपूर्ण चरण है तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या। जब हमने तथ्यों को एकत्रित कर लिया, उनका संकलन कर लिया, तो समान विशेषताओं के आधार पर हमें तथ्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करना होता है। फिर उन तथ्यों का आपस में सहसंबंधों के आधार पर विश्लेषण एवं व्याख्या करनी होती है। और इसी के आधार पे जो 8वां महत्वपूर्ण चरण है वो है सामान्यीकरण का, यानी कि अनुसंधान से जो निष्कर्ष निकला या जो अनुसंधान से जो हमारी खोज निकल कर सामने आई है, उसे हम सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम सामान्यीकरण भी करते हैं। फिर वैज्ञानिक पद्धति का अगला महत्वपूर्ण चरण है जांच या पुनः परीक्षण। अर्थात जब हमने सामान्यीकरण भी कर लिया, तो इसकी पुनः परीक्षण या जांच जब हम करेंगे तो यह और ज़्यादा स्पष्ट और वैज्ञानिक हो जाता है और इसकी सत्यता और ज़्यादा प्रमाणित हो जाती है। तो जांच या पुनः परीक्षण भी इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है या चरण है। और अंत में भविष्यवाणी, यह वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम चरण है, जिसके आधार पर हम भविष्य में तथ्यों से संबंधित विभिन्न तथ्यों के आपसी सहसंबंधों को ध्यान में रखते हुए भविष्यवाणी करने में सफल होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हम भविष्य में किस रूप में इन तथ्यों को देखने में समर्थ होंगे या इन तथ्यों की क्या रूपरेखा होगी आने वाले समय में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति के इस्तेमाल में हमें विभिन्न चरणों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसे स्टेप्स भी कहते हैं, और इन चरणों का प्रयोग करके हम ज्ञान को हासिल करते हैं या सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। तो इस लेक्चर में आपने देखा कि वैज्ञानिक पद्धति के महत्वपूर्ण चरण क्या हैं। मेरी समझ से आप यह स्पष्ट हो गया होगा कि वैज्ञानिक पद्धति में किन चरणों का अनुपालन करना आवश्यक होता है। थैंक यू, धन्यवाद।